हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल की कहानी 1942 ऑनवर्ड्स। जी हाँ, 1942। क्योंकि वर्ल्ड वार 2 चल रही थी, इंडियंस के सपोर्ट की जरूरत थी ब्रिटिशर्स को। इस कारण से वो लगे हुए थे मनाने किनको? वो लगे हुए थे मनाने इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को। पहले उन्होंने ऑगस्ट ऑफर दी, ब्रिटिशर्स ने ऑगस्ट ऑफर दी कि वार के बाद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, डोमिनेट स्टेटस देंगे, मगर पूरी तरह आजादी देने का वादा नहीं किया। इसको कांग्रेस के बड़े नेताओं ने रिजेक्ट कर दिया। फिर हुआ क्या? फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स को और जरूरत महसूस होने लगी। क्यों? क्योंकि जापान बढ़ रहा था साउथ ईस्ट की तरफ से इंडिया की तरफ। ये एक बड़ा खतरा बनता जा रहा था। किनके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। इस कारण से हिंदुस्तानियों के सपोर्ट की बहुत जरूरत थी। क्या किया फिर अंग्रेजों ने? अब वो सुनिए, ठीक है जी। तो अंग्रेजों ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने कैबिनेट के एक मेंबर सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा। किस लिए भेजा? ताकि वो इंडियन पॉलिटिशियंस को मनाए, उनके साथ नेगोशिएशंस करे। और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो इंडिया आए, हम उसे कहते हैं क्रिप्स प्रपोजल्स, क्योंकि उन्होंने कुछ प्रपोजल्स दिए, मगर उनके प्रपोजल्स को हमने पसंद नहीं किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो फिर क्या हुआ, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये देखिए, अब आपके सामने डिटेल में जानकारी आ रही है क्रिप्स प्रपोजल के बारे में और उसके बाद फिर क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। हियर कम्स द इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिप्स मिशन 1942। आई होप आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, ठीक है जी। ये स्क्रीन मेरी आप लोगों के सामने है। Though the mission of Sir Stafford Cripps, a member of British War Cabinet, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ, ब्रिटिश वार कैबिनेट। इसका क्या मतलब है समझो। एक तो नॉर्मल कैबिनेट हुआ करती थी, एक दूसरा वर्ल्ड वार 2 से निपटने के लिए ब्रिटेन में ऑल पार्टी गवर्नमेंट का गठन हुआ। एक पार्टी के फैसलों को दूसरी पार्टी यानी ऑपोजिशन पार्टी क्रिटिसाइज करे, इसकी बजाय सभी पार्टीज मिलके इस जंग में पूरी तरह से समर्थन करें, पूरी तरह से मिलकर काम करें। इसके लिए बनी थी ऑल पार्टी गवर्नमेंट हेडेड बाय विंस्टन चर्चिल। मैंने वर्ड देखिए क्या यूज किया, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल यूके के यानी इंग्लैंड के उस समय के प्रधानमंत्री थे। आपने देखा होगा, हम फोटोज खिंचवाते हुए अक्सर ऐसे 2 फिंगर्स दिखाते, वी फॉर वी फॉर विक्ट्री। वी फॉर विक्ट्री। ये साइन वी फॉर विक्ट्री का साइन कहां से शुरू हुआ था? ये विंस्टन चर्चिल फोटो खिंचवाते हुए अपने वार हीरोज, अपने वार के जो मेन सोल्जर्स होते थे, उन लोगों को चीयर अप करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए ऐसे करते थे, वी फॉर विक्ट्री, वी विल विन। ओके, तो वहां से पूरी दुनिया में विक्ट्री साइन फेमस हुआ था, वी फॉर विक्ट्री, ठीक है। इंग्लैंड मेड अ सीरियस अटेम्प्ट टू ब्रेक द पॉलिटिकल इम्पासे इन इंडिया। तो राजनीतिक जो एक जिसे कहते हैं ना डेडलॉक पैदा हुआ था, जिसे हम पॉलिटिकल इम्पासे कहते हैं, उसको सॉल्व करने के सभी पार्टियों ने जोर लगाया। तो जो क्रिप्स की स्कीम थी वो 2 पार्ट्स में थी। वो 2 पार्ट्स क्या थे? जो पहला पार्ट था, लेट डाउन द प्रोसीजर फॉर फ्रेमिंग द डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन। एक ऐसा संविधान जिसमें इंडियंस अपने फैसले खुद ले सकेंगे, लेकिन रहेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंडर में। दूसरा, the initial step in this direction was the holding of fresh elections to all the provincial legislatures. अब ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स क्या है? स्टेट लेवल। उस वक्त के स्टेट लेवल के जितने भी लेजिस्लेचर्स, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उन सब में इसलिए इलेक्शंस करवाए जाए। Along with the representatives of the Indian states, they were to constitute an electoral college
which would in turn elect the constitution making body। और दो लोग, पहला तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स और दूसरा इंडियन स्टेट्स के मेंबर्स। क्लियर? ये दोनों मिलकर चुनेंगे अपने कुछ नेताओं को, अपने कुछ लीडर्स को, और वो मिलकर बनेगी क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इसको ध्यान से समझो। पहले मैंने कहा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, फिर मैंने कहा इंडियन स्टेट्स। इनमें क्या फर्क है? कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा मुझे ये दो टर्म्स अलग क्या है, इसका क्या मतलब है? पहले मैंने बोला प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उसके बाद मैंने बोला इंडियन स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स। इसका क्या मतलब है समझो। जो भारत देश था उसके अंदर 11 ऐसे प्रांत थे जिनको हम कहते थे ब्रिटिश प्रोविंसेस, कि ब्रिटिशर्स का पूरी तरह से राज हो गया वहां। और लगभग 565 क्या थी? रियासतें, जिसको हम इंडियन स्टेट्स या फिर प्रिंसली स्टेट्स भी कह सकते हैं। इंडियन स्टेट्स या फिर प्रिंसली स्टेट्स। यहां पर एक किंग होता था, भारतीय राजा। सबसे ऊपर क्राउन, क्राउन के नीचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसके नीचे वाइसरॉय। बल्कि और चीजें बताता हूं मैं, ठीक है? इसको इरेज कर देते हैं। ये जो रजवाड़े हुआ करते थे उसमें क्या था? सबसे पहले तो ब्रिटिश क्राउन, उसके नीचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उसके नीचे वाइस रॉय, और उसके नीचे गवर्नर, उसके नीचे इंडियन किंग, उसके नीचे इंडियन किंग, उसके नीचे पीपल यानी कि जनता। क्लियर? ये कहां की कहानी मैंने सुनाई है आपको? इंडियन स्टेट्स की कहानी। जबकि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हुआ करते थे, देयर वर 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस, वहां की कहानी कुछ और है। और क्या कहानी थी वहां, अब मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। यानी कि इसमें क्या हुआ करता था? 11 प्रोविंसेस, यहां किंग को मार दिया। सबसे ऊपर ब्रिटिश क्राउन, उसके नीचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उसके नीचे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके नीचे गवर्नर, उसके नीचे पीपल। अब सबसे मेन चीज क्या है? ये चीज मिसिंग है। यहां पर डायरेक्टली ब्रिटिशर्स राज कर रहे हैं इस जगह पर। इंडियन किंग यहां नहीं है, यहां गवर्नर और पीपल। समझ में आ गया? यहां पे ऐसा है, यहां पर ऐसा है। और ये एक ही आदमी था। एक ही आदमी के पास दो पोजीशंस थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कम वाइसरॉय। when he was to deal with British provinces, when he was to deal with this viceroy, when he was to deal with princely states, he became viceroy, and when he was to deal with British provinces directly administered by Britishers, then he became governor general of India। ये पॉइंट समझ में आ गया? तो क्या कहा ब्रिटिशर्स ने और कब कहा? क्रिप्स प्रपोजल के दो पार्ट थे, ठीक है जी। और उसमें से पहले ये था कि हम तुम्हें देंगे क्या? डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस। और वो कैसे होगा? आपके लिए हम बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके? और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी आपके लिए, ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन होंगे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली
के मेंबर्स के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स, और फिर जो इंडियन स्टेट्स हैं, रजवाड़े हैं, यानी प्रिंसली स्टेट्स जो हैं, यानी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, और इन दोनों को मिला के, इसके रिप्रेजेंटेटिव्स और इनके रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर बनाएंगे क्या? ये क्या बन गई? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या लिखेगी? राइट करेगी, फ्रेम करेगी। इट विल मेक व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद डोमिनियन स्टेटस। आजादी पूरी तरह नहीं देंगे डोमिनियन स्टेटस के साथ। इसी कारण से हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। ओके, Excuse me, sir. कुछ सवाल पूछिए अपना। Sir, please switch on to that whiteboard previous slide. I want to note down something. ये देखिए, आप नोट डाउन कीजिए इसको बच्चे। कुछ भी पूछना चाहते हो पूछ भी सकते हैं So आप मुझसे। previous slide. पहले वाला। Also. Yes, sir. अब चलो ये वाला। हाँ जी, हाँ जी. Thank you, sir. ठीक है, जानवी समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन पूछ लूं, बता दोगे? यस सर। बताओ। when he was to deal with princely states, he was to act as what? Viceroy or Governor General of India? Viceroy. Viceroy. And when he was to deal with British provinces, then he was to act as Governor General of India. Governor General. And how many princely states were there when India got independence? 565. 565. किस इंसान ने इन सबको जोड़ा था भारत के साथ? वो कौन सा भारत का बड़ा नेता? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक जवाब किसने दिया? सर वंशिका। आप बोलो, इतना सिंपल क्वेश्चन। लेट मी स्टूडेंट्स स्पीक। बच्चे, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है अभी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, ये सबसे ऊंची मूर्ति है। ये बच्चे कहाँ बनाई है जानवी? स्टैचू ऑफ यूनिटी सुना है आपने इसके बारे में? सुना है बेटा? हाँ बेटा, सुना है आपने जानवी स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में? यस सर। ये है आपके सामने स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी दिख रहा है? यस, केवाड़िया गुजरात। यस सर। गुजरात में देखियो कितनी बड़ी मूर्ति है ये। ठीक है जी, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ओके, और इसके पीछे का राजनीति भी है। वो क्या है? चाहे कांग्रेस के ही बड़े नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मगर उनके अपने लाइफ के लास्ट के टाइम में हुआ यह था कि कुछ डिफरेंसेस पैदा हो गए थे नेहरू के साथ, जवाहरलाल नेहरू के साथ। यानी आज की जो नेहरू गांधी फैमिली है उसके अगेंस्ट कोई आदमी खड़ा था, और वो कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उसको देश का सबसे बड़ा हीरो के रूप में लोगों को दिखाने की राजनीति है बीजेपी की। अब ये देखो, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज अ कोलोसल स्टैच्यू ऑफ इंडियन स्टेट्समैन एंड इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल। मेरा अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल से पहले जो ये वर्ड लगा है सरदार, जो इनका टाइटल है, ये इनको किसने दिया? बोलो। Sir, he got it from Bardoli movement. किसने दिया? Who was the man who gave him this title? It was Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Okay. Mahatma Gandhi gave him the title of Sardar because he was the leader of Bardoli Satyagraha, Bardoli movement. Okay. और यहां पर जैसे लिखा है कि 562 प्रिंसली स्टेट्स को उसने जोड़ा। बहुत सी बुक्स में आपको 565 मिलता है, कुछ में 562 भी मिलता है। ओके, द स्टैच्यू इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात ऑफ इंडिया। इट इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू।
ये दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है। दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सी है, जल्दी बताओ। टॉलेस्ट Burj बिल्डिंग Khalifa. बुर्ज खलीफा। वेरी गुड। अब तो गाना भी बनाओ ना उसके ऊपर एक। नेक्स्ट, Yes, sir. स्टैचू इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात इन इंडिया। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू है। और कौन सी रिवर पर है, नर्मदा रिवर। और कौन सी कॉलोनी में है, केवड़िया कॉलोनी। कौन से डैम के पास में है, सरदार सरोवर डैम। ओके, 100 किलोमीटर्स यानी 62 माइल्स। ओके, साउथ ईस्ट ऑफ द सिटी ऑफ वडोदरा एंड 150 किलोमीटर्स फ्रॉम सूरत। ओके, केवड़िया रेलवे स्टेशन सबसे पास वाला रेलवे स्टेशन है इनके। ओके, नेक्स्ट और आगे चलते हैं हम। आपको ये मेन बातें पता होनी चाहिए। ओके, किस कंपनी ने इसको बनाया, लार्सन एंड टूब्रो, LNT। ओके, कितने करोड़ लगे इसको बनाने में, 2700 करोड़। आजकल यही कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा मंदिर या सबसे बड़ी मूर्ति बना के हमें क्या मिला, क्यों ना सबसे बड़ा अस्पताल बनाया होता। ओके, और हु वाज द स्कल्प्टर, जो मास्टर स्कल्प्टर था जिसने इसको डिजाइन किया, उनका नाम था राम वी सूतर। ओके, और किसे इनॉग्रेट किया, PM नरेंद्र मोदी। ओके, कब किया, 143rd एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एनिवर्सरी। क्लियर। ये कुछ स्टैटिक जी के भी साथ साथ चलते रहना चाहिए। आगे बढ़ाते हैं आपको। देन ये तो था, एक पार्ट हो गया। एक पार्ट में अभी पूरा नहीं हुआ, सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले बताऊंगा। इट आल्सो प्रिस्क्राइब्ड दैट if a province expressed its willingness to accept the constitution, it could refuse accession to the Indian Union and instead formulate its own constitution. कि कोई रजवाड़ा, कोई प्रिंसली स्टेट अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं, ना करे, वो अपना संविधान खुद भी लिख सकता है। ये चीज भी भारत की एकता, भारत की अखंडता के खिलाफ थी। Then, second part of Cripps proposal क्या था? Second part of the scheme related to immediate and interim arrangements during the war. कि अभी तो जंग चल रही है तो इस टाइम interim arrangements क्या हो, which however did not propose any major change either in the government of India in 1935 or in the British government's control over the defense of the country. जो उस समय चला आ रहा था वही चलता रहेगा। क्लियर। यहां तो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन टिल हियर? No, sir. आगे चलते हैं। विद रिगार्ड टू द फर्स्ट पार्ट, द कांग्रेस टुक एक्सेप्शन टू द प्रोविजन फॉर द provincial option, which it argued implied acceptance of the principle of Pakistan. इसका क्या मतलब है, आप बताएं वंशिका, क्या समझ में आया आपको इससे? बोलिए। कि अगर किसी स्टेट को पसंद नहीं आता है संविधान तो वो अपना संविधान खुद भी लिख सकती है। इसका तो ये मतलब निकलेगा, क्या मतलब निकलेगा, क्या मतलब निकलेगा? सेपरेट स्टेट, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। जो मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाले, फिर तो वो अलग चल पड़ेंगे। ठीक है जी। It was also unhappy with the mode of selection of representatives of the princely states. किस तरह से प्रिंसली स्टेट्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेगी और उन्हें भेजेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इसको लेकर भी क्या था, अनहैप्पी थे लोग, कांग्रेस अनहैप्पी थी। और सेकंड पार्ट में देयर वाज अ controversy arose over the question of the status of executive council and especially its defense minister. Congress, though considered
that Indian independence could be recognized only after the war, argued that without the transfer of de facto power and responsibility, the change contemplated would not be of any significance, therefore demanded satisfactory assurances on the question of the proposed national government. उन्होंने कहा ये तो चलो हम आपकी बात मान गए कि आजादी अभी नहीं दी जा सकती, और आजादी जो दी जा सकती है वो केवल और केवल कब दी जा सकती है, आफ्टर द वार इज ओवर। लेकिन कम से कम आप हमें एश्योर तो करो, एश्योरेंस तो दो कि हाँ आजादी मिलेगी। आप तो अभी सिर्फ गोल मोल बातें कर रहे हैं। ये मेन कारण था कि क्रिप्स प्रपोजल रिजेक्ट हुआ, क्योंकि ठोस तरीके से हरगिज भी अंग्रेजों ने एश्योर नहीं किया था इंडियन पॉलिटिशियंस को कि बाद में आजादी मिल जाएगी। क्लियर? और आगे चलते हैं हम। When none of the demands was met, Gandhi finally rejected it. महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कोई ठोस बात नहीं कर रहे थे ब्रिटिशर्स। चले आगे और आगे चलते हैं। By terming it as a post-dated check on a crashing bank. क्रिप्स प्रपोजल के लिए क्या वर्ड यूज किए गए? ये वर्ड्स यूज किए, पोस्ट-डेटेड बैंक ऑफ अ क्रैशिंग बैंक। और आगे चलते हैं। Ultimately, Cripps was repudiated by his own government, both on the question of a national government and on defense. जो मैंने कहा था कि डिफेंस मिनिस्टर वाली बात को लेकर, it would in fact appear that in sending him, the principal objective has been to win over public opinion. लोगों का समर्थन जीतना मेन एम था और वो काम पूरा नहीं हो सका। For it had no intention to transfer power to Indian hands, but felt impelled to take the risks in response to heavy pressures from their wartime allies. अब इसका क्या मतलब है? ब्रिटिशर्स का ट्रांसफर ऑफ पावर का तो कोई मूड ही नहीं था। वो केवल ये दिखाना चाहते थे कि हम भी लोगों के प्रति क्या है, संवेदनशील है। और दूसरा, इंग्लैंड के साथ जो और कंट्रीज उनका जुड़ी हुई है, यूएसए वगैरह, वहां से भी उन्हें प्रेशर आ रहा था कि आर्मी तभी अच्छे से काम कर सके जब आप इंडियंस के लिए भी अच्छा करोगे, तो उनको प्रॉमिस करो कि उनको आजादी दे देंगे। तो उन्होंने कोशिश की। यूएसए का प्रेशर, कनाडा का प्रेशर और भी कई कंट्रीज का प्रेशर था उस टाइम इंग्लैंड पे, जिसकी वजह से उन्होंने क्रिप्स प्रपोजल को भारत में भेजा था। It is not surprising that only the Muslim League welcomed the Cripps scheme, while most of the other political parties, the Akalis, the Hindu Mahasabha, National Liberal Federation, and Indian Christians, they all opposed this. सभी बड़ी पार्टीज ने अपोज किया था। किसको अपोज किया था? किसको अपोज किया था? क्रिप्स प्रपोजल को। सिर्फ किसने एक्सेप्ट किया? मुस्लिम लीग ने। इधर क्रिप्स प्रपोजल फेल हुआ और साथ ही साथ कांग्रेसियों ने एक मूवमेंट स्टार्ट की, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट। क्लियर? अब इसमें क्या हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट, वो देखिए। पहले तो इसका कारण क्या था। The new popular mood of August 1942 was caused by the rout of the British by the Japanese in Southeast Asia. जो जापानीज ने ब्रिटिशर्स को साउथ ईस्ट एशिया में हराया था, उससे भारतीय और ज्यादा मूड में हो गए थे। The people came to believe firmly that the British rule was ending. तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया था लोगों के दिलों में कि अब वैसे ब्रिटिश साम्राज्य खत्म होने जा रहा है। The steeply rising inflation and the acute shortage of foodstuffs caused by the war had a major role. जितना भी यहाँ पर धान था, जितने भी फूड आर्टिकल्स थे, उनको आर्मी में भेज दिया जाता था, सोल्जर्स के लिए भेजा जाता था, वार में यूज किया जा रहा था, जिसकी वजह से एक्यूट शॉर्टेज हो रही थी इंडिया में। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। यहाँ के प्राइस राइज यानी महंगाई से परेशान हो रहे थे भारतीय लोग। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। The British, who were successfully managing the war economy at home, did not make any serious effort to do the same in India. तो इंग्लैंड में भी महंगाई बहुत बढ़ गई थी, मगर इंग्लैंड में उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझने के लिए
काफी एफर्ट्स किए ब्रिटिशर्स ने, पर वैसे कोई भी एफर्ट्स उन्होंने यहाँ इंडिया में नहीं किए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अपनी कंट्री के लिए वो जितने संवेदनशील थे उतने संवेदनशील भारत के लिए नहीं थे। The arrogant behavior of most of the foreign soldiers, British, American, Australian, stationed in India added fuel to the fire। ठीक है, बहुत ही एरोगेंट बिहेवियर था फॉरेनर सोल्जर्स का जो इंडिया में थे, जैसे कि अमेरिकन, जैसे कि ब्रिटिशर्स, जैसे कि ऑस्ट्रेलियंस। ठीक है जी, भारतीय लोगों को वो समझते नहीं थे। अपार्थीड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, देन कैलकुलेशंस बाय द कांग्रेस लीडर्स, कुछ हिसाब लगाए कांग्रेस के नेताओं ने। A majority of whom, including Gandhi, began to calculate India's national interest in the event of an Allied defeat, which was very much on the cards in the mid-1942। 1942 के मध्य में लग रहा था अब ब्रिटेन तो गया। ठीक है, जापान जीत रहा था और ब्रिटेन खत्म होता दिखाई दे रहा था। कहते हैं ना ऑन दी कार्ड्स, यानी दिखाई दे रहा था ऐसा होगा। तो भारत का फायदा अब किस में है? ओके, महात्मा गांधी और भारत के बाकी नेताओं ने कैलकुलेट करना शुरू किया भारत का फायदा किस चीज में है, कि अगर यूएसए और यूके वगैरह सब हार जाते हैं तो भारत को क्या करना चाहिए। इसलिए ये भी एक कारण था क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करने के पीछे। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट। British provocation before the passage of the Quit India resolution and their policy of wholesale repression after its passage by the Congress were equally responsible for the revolt of 1942। इसका क्या मतलब है? भारत छोड़ो का जो एक नारा दिया था कांग्रेस ने, ठीक है, और पूरे इंडिया वाइड रिप्रेशन, सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। ठीक है जी, ये भी दो बड़े कारण थे। किसके लिए कारण थे? क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर कैसे शुरू हुआ ये लीडरलेस रिवोल्ट? महात्मा गांधी ने नारा दिया डू और डाई का। ठीक है जी, और क्या हुआ था इसमें? ठीक है, हालांकि बड़े बड़े नेता सब जेल में डाल दिया गया था। लास्ट में देखिए, लेफ्ट लीडरलेस एंड विदाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन द पीपल रिएक्टेड इन एनी मैनर दे कुड। तो ये एक लाइन में चलने वाला रिवोल्ट नहीं था। ओके, क्रिप्स प्रपोजल के फेल हो जाने के बाद इट लेफ्ट नो मीटिंग ग्राउंड बिटवीन द कांग्रेस एंड द ब्रिटिशर्स। और कांग्रेस और ब्रिटिशर्स के बीच में कुछ भी समझौते लायक नहीं बचा था। तो इस कारण से द कांग्रेस नाउ डिसाइडेड टू टेक एक्टिव स्टेप्स टू कंपेल द ब्रिटिश टू एक्सेप्ट द इंडियन डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस। इसलिए कांग्रेस ने कहा कुछ बड़े और कुछ एक्टिव स्टेप्स लेने होंगे ताकि अंग्रेज जो है वो एक्सेप्ट कर ले डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एआईसीसी ने बॉम्बे में मिलकर 8 अगस्त 1942 को फैसला लिया और क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया। ठीक है जी, कि हम नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल शुरू करेंगे अपने एम को अचीव करने के लिए। और फिर जो रात आई 8 और 9 के बीच की रात, तो ये महात्मा गांधी नारा दिया डू और डाई, करो या मरो। ओके, लेकिन इससे पहले कि कांग्रेस अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर पाती, ओके, अपने नॉन वर्ल्ड मूवमेंट को स्टार्ट कर पाती, ठीक है, सरकार ने क्या किया? सभी बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया। इवन गांधी को भी जेल में बंद कर दिया। कब किया? जैसी सुबह हुई, मॉर्निंग ऑफ 9 अगस्त। ओके, ये कोई अच्छा काम नहीं किया ब्रिटिशर्स ने। ओके जी, बल्कि इससे नाराज होकर कंट्री वाइड वेव ऑफ मास फ्यूरी शुरू हुई। मगर लीडर को अच्छा था नहीं, इसलिए जिसका जैसे दिल किया उसने वैसे रिवोल्ट किया। और आगे चलते हैं, क्या हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान? इसको हम स्टडी करते हैं 3 फेजेस में, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। ओके, पहले 7 दिन, पहला 1 हफ्ता क्या हुआ? Massive and violent but quickly suppressed, was predominantly urban in nature। हड़तालें हुई, स्ट्राइक्स हुई, क्लैशेस हुए। ठीक, किसका क्लैश हुआ? पुलिस के साथ, आर्मी के साथ। क्लियर? 15 तारीख से 30 तारीख, ये 16 दिन क्या हुआ? ठीक है,
ऑल ओवर इंडिया ही जो फोकस था वो चेंज हो गया, ठीक है जी। मिलिटेंट स्टूडेंट्स सामने आए, फोकस बीइंग शिफ्टेड टू द कंट्री साइड with the militant students fanning out from urban centers to rural areas in order to lead peasant rebellions and to destroy communications on a large scale। ठीक है जी, पूरा ताना बाना ही देश का हिला दिया और पीजेंट्स के साथ मिलकर, ठीक है, रूरल एरियाज में मूवमेंट को आगे चलाया। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद के 3 महीनों में क्या हुआ? लीस्ट फॉर्मिडेबल फेस था ये, गुजार काम नहीं हुआ। टेररिस्ट एक्टिविटीज बाय एजुकेटेड यूथ डायरेक्टली अगेंस्ट कम्युनिकेशन, पुलिस एंड आर्मी इंस्टॉलेशन। ओके, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा ब्रिटिशर्स को, मगर ये जो मूवमेंट है इसका क्या प्रभाव पड़ा? हालांकि ब्रिटिशर्स दबाने में कामयाब हो गए, सप्रेस करने में कामयाब हो गए क्विट इंडिया मूवमेंट को, लेकिन they realized the advantages of trying for a negotiated settlement rather than risk another confrontation as massive and violent। इसके बाद उन्हें समझ में हो गया, इसके बाद एक बार फिर से वायलेंट कन्फ्रंटेशन हो, इससे अच्छा है नेगोशिएशन करें, ठीक है, और मूव भाल करें, बैठ के इंडियन लीडर्स के साथ एक बीच का रास्ता निकालें जिसमें सब सेटिस्फाई हो जाए। जो कांग्रेस के लीडर्स को अंदर किया था, इट प्रूव्ड बेनिफिशियल, लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिट मिला। ओके, फॉर इट हेल्प देम टू अवॉइड टेकिंग अ क्लियर पब्लिक स्टैंड ऑन द जापानीज वार इशू, समथिंग which otherwise would have been very embarrassing for a few months. When Subhash Chandra Bose INA appeared on the borders of Assam at a time when on the world scale the allies were clearly winning the war। ठीक है जी, तो हो क्या रहा था? जापानीज लोग भारत की तरफ बढ़ रहे थे, उनकी आर्मी असम तक भी पहुंच गई थी। इस कारण से जहां पर इतने मास लेवल पर ब्रिटिशर्स को दिखाई दे रहा था कि वो शायद हार भी सकते हैं, क्लियर, तो इसलिए ये जरूरी था इसको सप्रेस करना। द रिवोल्ट वीकेंड द लेफ्टिस्ट ग्रुप्स, भारत के जो कम्युनिस्ट पार्टी, जो लेफ्टिस्ट पार्टीज थी, उनको कमजोर किया 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में। एंड पार्टीज इन इंडिया कंसिडरेबली, द सोशलिस्ट एंड बोस फॉलोअर्स चार्ज द कम्युनिस्ट विद treachery। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट did not participate in the revolt because of their support to the allies including Soviet Union। अब जितने भी कम्युनिस्ट थे वो सब कहां से पैदा हुआ था कम्युनिज्म? वंशिया क्वेश्चन पूछो। Sir, after you complete, then I'll ask. तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो जन्म हुआ था वो कहां से हुआ था? रशिया से, यूएसएसआर से। और जो यूएसएसआर वाले जो थे वो इंग्लैंड के साथ मिलके लड़ रहे थे, जर्मनी के साथ, जापान के साथ। तो सोवियत यूनियन के साथ भारत के कम्युनिस्ट जो थे वो आज भी खड़े थे, यानी कि इंग्लैंड के साथ खड़े थे। यानी क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया उन लीडर्स ने जो सोशलिस्ट थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। इस कारण से बाकी फ्रीडम फाइटर्स ने उनको कहा कि इन्होंने देशद्रोह किया है, ट्रेचरी का आरोप लगाया। ट्रेचरी वर्ड यूज किया है, ट्रेचरी यानी कि देशद्रोह। एंड द लेटर चार्ज द फॉर्मर। अब कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने क्विट इंडिया मूवमेंट में काम कर रहे जितने भी आंदोलनकारी और जो कांग्रेस लीडर्स थे उनको लिए क्या बोला? with the fifth colonist activity because of the former's plan to win freedom for India with the help of Axis powers। कि जो लोग गलत हैं, जापान एंड ऑल, उनकी मदद से ये इंडिया की इंडिपेंडेंस विन ओवर करना चाहते हैं, ये तो वैसे भी गलत है। क्लियर? तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही थी। इज माय पॉइंट क्लियर? चलें आगे, जस्ट वेट। Yes, sir.
Uh, और आगे चलते हैं जी। sir, हाँ जी, पूछे क्वेश्चन। sir, first question is a difference between this treachery and sedition. ट्रेचरी एंड, Sir, sedition. मैं बता रहा हूँ, होल्ड कीजिए। सेडिशन और ट्रेचरी में क्या फर्क है? ट्रेचरी वर्ड का मतलब है जिस पर विश्वास किया अगर वही धोखा दे दे तो वो ट्रेचरी है, ठीक है। ट्रीजन क्या है और सेडिशन क्या है? सेडिशन है देश के लोगों को देश की सरकार के खिलाफ भड़काना, और सरकार के खिलाफ इससे बड़े लेवल का क्राइम हो जाए तो वो है ट्रीजन, और जिस पर विश्वास किया वही धोखा दे दे तो वो है ट्रेचरी। 3 वर्ड्स बताए हैं, सेडिशन देश के लोगों को देश की सरकार के खिलाफ भड़काना, देन इज ट्रीजन जब इसकी डिग्री हाई हो जाए तो ये ट्रीजन बन जाता है, और जिस पर विश्वास किया वही धोखा दे वो होता है ट्रेचरी। चले आगे। ओके, तो कम्युनिस्ट पार्टी को कहा गया कि वो ट्रेचरी कर रहे हैं, कि उन पर विश्वास किया था और उन्होंने ही धोखा दिया। क्लियर? और वो कहते हैं कि ये 5th कॉलमनिस्ट एक्टिविटी है। कम्युनिस्ट पार्टी वाले कांग्रेस को कहते हैं कि देश की आजादी के लिए उन्होंने गलत लोगों का दामन थाम लिया, जापान का, ठीक है, जर्मनी का। ओके, चले आगे। और इसके साथ ही कई और नेशनल मूवमेंट्स शुरू हुई भारत में, जैसे कि सीक्रेट सोसाइटीज बनी, इंडिया में बनी और इंडिया से बाहर बनी। जैसे एक थी अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति ऑफ कलकत्ता। It was formed by Barindra Kumar Ghosh, Jatendra Nath Banerjee and Pramod Mitter in 1902. ओके, एक और भी अनुशीलन समिति बनी थी, वो बांग्लादेश के ढाका में बनी थी। वो बनाई थी पुलिन दास ने। कब बनाई थी? 1902 में। ये सबसे पहली रेवोल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटीज थी जो बंगाल में बनी। फिर एक बनी थी मित्र मेला, ठीक है, ये बनाई थी सावरकर ब्रदर्स ने 1899 में। ये एक्टिव थे महाराष्ट्र वाले एरिया में। ओके, फिर अभिनव भारत, ये गणेश सावरकर, जो छोटा भाई था वो था विनायक दामोदर सावरकर और बड़ा भाई था गणेश सावरकर। इन्हीं 2 भाइयों ने मिलकर मित्र मेला बनाई थी, और गणेश सावरकर ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई अभिनव भारत, ठीक है, फाउंडेड द अभिनव भारत इन 1907। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये सचिन सान्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी ने मिलकर बनाई, ठीक है। ये ऑल इंडिया लेवल की पहली एसोसिएशन थी जो बनी थी 1924। इंपॉर्टेंट है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। फिर गदर पार्टी, सैन फ्रांसिस्को इसके हेडक्वार्टर्स थे यूएसए में। लाला हरदयाल, सोहन सिंह पखना और तारकनाथ दास इसके मेन लीडर्स थे 1913 में। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस ने बनाई, 1942 में बनाई जापान ने। इन्होंने ही बाद में बनाई आजाद हिंद फौज। ओके, फिर कई न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स को निकाला गया, जैसे युगांतर 1906 में बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने निकाला था बंगाल में। फिर संध्या, ये किसने निकाला? ब्रह्मो बंधव उपाध्याय इन बंगाल। काल 1906 में महाराष्ट्र में। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट बाय श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन से, ठीक है। वंदे मातरम मैडम भीखाजी कामा ने पेरिस से निकाला। मैडम भीखाजी कामा, भीखाजी कामा CAMA फ्रॉम पेरिस। तलवार बाय वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय फ्रॉम बर्लिन। फ्री हिंदुस्तान बाय तारकनाथ दास फ्रॉम वैंकूवर। वैंकूवर कहां पर है? जल्दी बोलो, वैंकूवर कहां है? जल्दी बताएं।
वेयर इज वैंकूवर, कनाडा, कनाडा। फिर गदर, गदर अंग्रेजी राज का दुश्मन, अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा, ये सब लिखा करते थे। ये गदर पार्टी ने निकाला, सैन फ्रांसिस्को यूएस से। लंगल और गणबाणी बाय गोपू चक्रवर्ती एंड धर्मी गोस्वामी इन बंगाल। कीर्ति 1926 में बाय संतोष सिंह। क्रांति, ठीक है, एसएस मिराज का। बंदी जीवन, ठीक है, आत्मशक्ति, ये मेन है जो हमने निकाले। आज के लेक्चर को मैं अभी यहाँ समाप्त करता हूँ, ठीक है जी। इसके बाद में कल आपके एक नए पैटर्न के साथ हर चीज को कल हम तवज्जो करेंगे। थोड़ा करंट अफेयर्स, थोड़ा स्टैटिक जीके, थोड़ा सा सीसेट वाला Sir, I एरिया, have a question. ये सब कुछ हम कल से एक बैलेंस तरीके से करवाएंगे। ओके।